प्रधानमंत्री ने यहाँ पर ट्वीट किया है। इस ट्वीट को एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से अपील की है, लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदार करें और अपना वोट जरूर डालें। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह ट्वीट किया है। मोहन भागवत के एक दृश्य हमने दिखाए थे अभी थोड़ी देर पहले जीनत। और वहां से हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग भी जो है थोड़ा सा एक्टिव होइए। आप के अगर उस क्षेत्र से हैं जहां पर वोट डाले जा रहे हैं तो आप प्लीज वोट डालिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव और शबाब जुड़े हुए हैं जो कि अपडेट्स हमें देंगे। और साथ ही साथ ओपी यादव जी चुनाव विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जासिर कमर अली साहब नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का जो है बहुत स्वागत करते हैं। एक बार अपडेट लेंगे अपने सहयोगियों से, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। इस चुनाव के दरअसल मायने क्या हैं? शबाब, क्या अपडेट्स हैं अभी की? और देखिए जीनत, मतदान जो है वो चल रहा है। लोग जो हैं वो लखनऊ के अब निकलने लगे हैं अपने घरों से और मतदान कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता हमारे माफ कीजिएगा, कुछ लोग वोट डाल के आए हैं, वो हमारे साथ है। जरा पहले वो स्याही दिखाइए, वोट डाल के आए हैं, इंक लगी है, ये देखिए इंक लगी है। और ऐसे वोटर आईडी कार्ड पकड़िए उस हाथ में और ऐसे दिखाइए। ये जो निशान है ना जीनत, ये बताता है कि देश का लोकतंत्र कितना बड़ा है। और ये वो मौका होता है जब जनता अपने नुमाइंदों को चुनती है, जो उनकी रहनुमाई जो है आने वाले 5 सालों तक उनके लिए विधानसभा और लोकसभा में करती हैं। और इस लोकतंत्र के महापर्व को और ज्यादा दिलचस्प बनाने के लिए तमाम जो प्रयास हैं भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से वो किए गए हैं, वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे बीएलओ जो हैं, अगर कोई भी व्यक्ति यहां तक आ रहा है और उसका पर्ची में नाम है या नहीं है, सूची में नाम है या नहीं, हर तरह की सुविधा, सेल्फी पॉइंट्स बाकायदा बनाए जाते हैं कि आप निकलिए और सेल्फी भी दीजिए और लोगों को मोटिवेट कीजिए। राजीव, वहां पर किस तरह की स्थिति? लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, मतदान कर रहे हैं? यकीनन जीनत, इस वक्त मैं बाराबंकी के नूरपुर मोहम्मद मतदान केंद्र पर खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि 7 बजते ही जो मतदाता है वो बढ़ चढ़कर यहां पर मतदान कर रहे हैं। अभी भी जो लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लगातार जो ये मतदान है ये इसका सिलसिला जारी है। ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वोट किया है, इनकी क्या उम्मीद है। आपने मतदान कर दिया है? जी मतदान। क्या उम्मीद है आपको अपने? हम चाहते हैं कि सही काम हो, एक हुकूमत जाए जिसकी है। जी चलिए, ये अच्छी बात है। लोग जो हैं बहुत ज्यादा जागरूक हैं और जागरूक होना आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप जो है कई तरह की शिकायत करते हैं, सवाल करते हैं। तो उस लिहाज से हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत शुरू करते हैं। ओपी यादव जी, आपसे जो है इसकी शुरुआत करेंगे। इस बार के उपचुनाव और खास तौर से बीजेपी के लिए कभी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे, आपका नजरिया क्या कहता है? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जो 11 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारे नतीजे 2022 के आगामी विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेंगे। और निश्चित तौर पर एक तरह से इसको सेमीफाइनल, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में चुनाव हो रहा है। सारे सेगमेंट पे आप पूरे उत्तर प्रदेश पे अगर नजर दौड़ाएंगे तो इगलास भी है, गंगोह भी है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश और रोहिलखंड की सीटें हैं। इसके अलावा पूरब में भी है, सेंट्रल यूपी में भी है, अलग अलग उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में विधानसभा सीटें हैं। तो निश्चित तौर पर एक तरह से ये विधानसभा का सेमीफाइनल कहा जाएगा और 2022 के लिटमस टेस्ट के रूप में देखा जाना चाहिए इसको। बिल्कुल। जासिर कमर अली साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं। अली साहब, जिस तरीके से हमने देखा कि गोरखपुर में, फूलपुर में, कैराना में, नूरपुर में जिस तरीके से आपने एक आईना देखा, उसके बाद से आपने चुनौती बना ली थी कि अब एक टास्क की तरह आपको इस चुनाव को लड़ना है। और कहीं ना कहीं शुरुआत से ही जो प्लानिंग हुई उसको लेकर के क्या माना जाए कि बीजेपी प्रतिष्ठा का सवाल बना करके चल रही है इस चुनाव को? अनुपम जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा लोगों से कि मतदान केंद्र पर जाएं और उसके बाद मतदान करें, क्योंकि आप जो फैसला करते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए, क्योंकि आपकी भागीदारी से ही सारी चीज़ें होती हैं और आप बढ़ चढ़ के जब हिस्सा लेते हैं, मतदान करते हैं जी, तो ये एक उत्साह होता है, इसको एक त्यौहार से बढ़ के मनाया जाता है। तो मुझे लगता है सारे लोग जाएं और अपने मत का इस्तेमाल करें। अनुपम जी, दूसरी बात का आपका जो जवाब आपने मुझसे मांगा, आपने पिछले उपचुनाव जो हुए थे उसके बारे में आपने जिक्र किया।
बिल्कुल ठीक है, कहीं कुछ कमियां रह जाती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये प्रयास करती है कि और बेहतर क्या कर सकते हैं, और बेहतर क्या कर सकते हैं। इतनी प्लानिंग तो इससे पहले कभी नहीं दिखाई दी थी। इतनी प्लानिंग, जितनी प्लानिंग आपने की, उसका एग्जीक्यूशन जिस तरीके से इस बार इस उपचुनाव में दिखा, इससे पहले तो कभी नहीं दिखा। जी नहीं, देखिए, आपसे मैंने पहले भी कहा कि हमारा प्रयास रहता है कि क्या बेहतर और कर सकते हैं, और क्या बेहतर कर सकते हैं। हमारी पार्टी हमेशा कुछ बेहतर करने की सोचती है। आवाम का जो फीडबैक होता है, आपके पास आएंगे सर, आपके पास आएंगे। बेहतरी की जब आप बात कर रहे हैं तो आखिर में घोषणाएं भी करनी पड़ी, 400 करोड़ 500 करोड़ की, उस पर भी बात करेंगे। बाराबंकी से दरअसल एक बड़ी खबर आ रही है, बूथ संख्या 178 पर ईवीएम खराब हो गई है। नूर मोहम्मद इंटर कॉलेज में एक ईवीएम खराब होने से वोटर परेशान। जाहिर सी बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा एडजस्ट करके लोग जो है पहुंचते हैं। ईवीएम को सही करने में आला अधिकारी जुटे हुए हैं, तो ये भी व्यवस्था है। तो ये अपडेट जो है, चुनाव से जुड़ी हर तरह की अपडेट सबसे पहले हम आपको जो है देंगे। जाहिर तौर पर हम न्यूज 18 नेटवर्क का जिस तरीके से कहा जाता है कि चुनाव मतलब इलेक्शन मतलब न्यूज 18, तो यहां पर इस पर एक बार फिर हम खरे साबित हो रहे हैं। बाराबंकी में ईवीएम खराब हुई है। सबसे पहली खबर यहां पर जो अपडेट चुनाव का है वो यहां पर दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। बूथ संख्या 178 में ईवीएम खराब हुई है। और शुरुआती तौर पर जब इस तरह की खबरें आती हैं तो प्रशासनिक अधिकारियों को, जो जिले में जो मतदान में जुटे अधिकारी हैं, उनको इन चीजों का संज्ञान लेना चाहिए। और ऊपर से बाराबंकी का जिक्र करें, यानी कि तनुज पुनिया, यानी कि जैदपुर सीट, और देखिए अपने आप में जो है थोड़ा सा हाई प्रोफाइल हो जाती है। खैर, यहाँ पर बाराबंकी में ईवीएम खराब, अपडेट आपको दे रहे हैं। तनुज पुनिया मैदान में है और इस पूरे लोकसभा, यानी कि हम लोकसभा नंबर 53 और इसमें 5 विधानसभाएं, 4 बीजेपी के पास, 1 एसपी के पास। अब ये चुनाव हो रहा है, ये किसके पास जाती है? जासिर जी, एक चीज जिसका जिक्र अभी अनुपम भी आपसे जानना चाह रहे थे, कभी बहुत अच्छे तो रहे नहीं उपचुनाव बीजेपी के लिए, और हमने ये देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा एक्टिव रहे, क्योंकि लोकसभा में जो है लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन विधानसभा में यही स्थिति रहेगी। इस बात का जो है शायद एक चैलेंज था, लिहाजा आपको 3 स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी बनाते हैं कैंडिडेट्स उतारने में, और सबसे ज्यादा आप संगठन को नाराज नहीं करते हैं। देखिए, संगठन से सारी चीजें होती हैं। संगठन ही तय करता है कि कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। संगठन एक सबसे बड़ी चीज होती है भारतीय जनता पार्टी में, और संगठन की ही बात मानी जाती है। सरकार अलग स्टेप है। जब सरकार बन जाती है तो सरकार सबकी होती है, सारे लोगों की होती है, और संगठन अपने अपने लोग काम करते हैं। जो अनुभव की बात करी आपने, जहाँ पे कुछ चीज़ें रह जाती हैं उसको हम बार बार सही करते हैं। फिर मैं कहना चाहता हूँ आपसे, आपने घोषणा की बात करी थी, तो हमेशा कुछ ना कुछ घोषणा होती रहती है, उस पर काम होता रहता है। हमने जो जमीनी स्तर पे जो हमने काम किया, हम उसके आधार पे लोगों के घर जाते हैं। सर, विरोधियों का आरोप, विपक्षियों का आरोप कि सिलेक्टिव घोषणाएं, विधानसभा उपचुनाव है इसलिए सिलेक्टिव घोषणाओं का वो जिक्र करते हैं। आप कैराना पहुंचते हैं या बाकी जगहों का जिक्र करें, ये इस वजह से ये प्रश्न उठा था। नहीं, देखिए, प्रश्न उनका काम है, वो तो इस तरह की बातें करेंगे। मुझे लगता है उन्होंने जमीन पे काम किया होता तो ये सब चीजें नहीं होती। उनको बहुत लंबा वक्फा मिला, उसमें 15 साल तक ये लगभग इन लोगों ने राज किया है। सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 65 साल तक कांग्रेस ने वहां राज किया है। तो मुझे लगता है उन्हें अब देखना चाहिए कि उन्होंने कहां बिल्कुल जासिर साहब, ये बात है, ये बात जो आप कह रहे हैं, ये होता है कि जब आप एक रण को कहीं ना कहीं पराजित कर चुके होते हैं तो आप दूसरे रण में तमाम सावधानियां लेकर के उतरते हैं, और यही काम बीजेपी में किया गया है। संगठन और सरकार में सामंजस्य बना करके जो कोशिश आपने की है इस बार, ये यहां पर दिखी है, इससे आप पीछे नहीं हट सकते हैं। ओपी यादव साहब, सबसे महत्वपूर्ण सवाल इस वक्त का यह है कि हमने विपक्ष को 2017 में देखा, सपा और कांग्रेस साथ आए। हमने 2019 में देखा, सपा बसपा साथ आए। अब यहां पर बीएसपी जो उपचुनाव में कभी फाइट नहीं करती थी, वो इस बार सियासी दंगल में कूद रही है। हमने ये देख रहे हैं कि साथ ही साथ की सपा बसपा कांग्रेस सबने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन जो बड़े लीडर हैं, मायावती की बात करें, कांग्रेस में प्रियंका गांधी की बात करें, कोई प्रचार करने नहीं आया। ये विपक्ष क्या मैसेज देना चाह रहा है? आपने प्रश्न किया है, पहली बार आपने देखा पिछला कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिल करके चुनाव लड़ा था जी, और पार्लियामेंट के चुनाव में भी एसपी बीएसपी का अलायंस बिल्कुल। उसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा चेंज आया,
चारों दल, बीएसपी उपचुनाव नहीं लड़ती है, लेकिन इस बार बीएसपी के नेतृत्व ने फैसला किया और बीएसपी उपचुनाव लड़ रही है। तो सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस चारों दल के प्रत्याशी मैदान में हैं। और जो आपने अगली बात कही कि प्रियंका गांधी या अखिलेश यादव की मूवमेंट नहीं हुई, पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं हुई, निश्चित तौर पर आपको याद होगा बाय इलेक्शन था, राज बब्बर जी फिरोजाबाद बाय इलेक्शन लड़ रहे थे, उसमें राहुल गांधी भी गए थे प्रचार करने और 1980 में इंदिरा गांधी खुद मोहसिना की दवाई का प्रचार करने आजमगढ़ गई थी। तो सियासत में ऐसा नहीं कि बड़े प्रोफाइल के नेता प्रचार करने नहीं जाते हैं, हर राजनीतिक दल की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। हो सकता है, देखिए उसमें दलगत तौर पर बात किया जाए तो कांग्रेस अपने रिवाइवल मोड में थी। कांग्रेस का नया प्रेसिडेंट आया है नवरात्रि में। कांग्रेस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आते हैं, भूपेश बघेल बाराबंकी में जनसभा करते हैं और उसके बाद लौट जाते हैं। भूपेश बघेल आ सकते हैं, प्रियंका गांधी नहीं आ सकती हैं, प्रदेश स्तर के नेता जाके जा सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी से लेकर के और बाकी लोग उस चुनाव को हल्के में ले रहे हैं। जब आप उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूत करने की बात कर रही है कांग्रेस, तो फिर इतना हल्के में क्यों ले रहे हैं? फोन कट गया, बताओ जरा। कांग्रेस की बात कर रहा था, मैंने कहा ना कि कांग्रेस रिवाइवल की बात कर रही है और अपने ढांचे में परिवर्तन के ढांचागत जो सुधार की प्रक्रिया में है, तो कहीं उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। और दूसरा जो चूंकि कहीं ना कहीं अपोजिशन के खेमे में, लेकिन सर ओपी यादव जी, आप जो जिक्र कर रहे हैं, क्या हम ये माने कि कांग्रेस मान ही चुकी है कि बहुत वक्त लगेगा? क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम सेंटर से लेकर यूपी तक की बात करें, महाराष्ट्र और अब विधानसभा हरियाणा का भी जिक्र करें, सोनिया गांधी स्टार प्रचारक होती हैं, लेकिन उनकी रैलियों का कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं चलता। एक रैली वो करती हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रियंका गांधी ट्विटर पे कोई भी अगर इशू आता है जहां पर सरकार को घिर सकती है, ट्वीट कर देती है, कई बार पहुंच भी जाती है। तो क्या कांग्रेस ऐसे फाइट करेगी? कांग्रेस में इन फाइटिंग सेंटर लेवल पर बिखराव है क्या एक बहुत बड़ी वजह, जो हमें वहां पर भी नजर आ रहा है विधानसभा उपचुनाव में यूपी में? निश्चित तौर पर बिखराव का वातावरण है, लेकिन जो कांग्रेस की सेकंड, जैसे भूपेश बघेल का एक दौरा हुआ बाराबंकी में, उसके बाद वो वापस लौट गए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सेकंड लाइन की लीडरशिप चुनाव लड़ रही, इस बात में सच्चाई है। लेकिन मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि हो सकता है कांग्रेस की रणनीति का एक हिस्सा हो, इसी तरह समाजवादी पार्टी की रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि उनकी भी सेकेंड लाइन की लीडरशिप ही मूवमेंट कर रही है, उनके बड़े नेताओं की मूवमेंट नहीं हुई, तो ये भी उनकी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अखिलेश यादव जाते हैं। यादव साहब, अखिलेश यादव जो कि सिर्फ आजम खान के साथ दिखाने के लिए कि हम खड़े हैं, वो सिर्फ रामपुर जाते हैं। जासिर कमल अरैली साहब, सवाल सीधा है मेरा आपसे, रामपुर और अंबेडकर नगर की जलालपुर, ये दो सीटें आपके पाले में इससे नहीं थी। 11 में से इन दो सीटों पर अगर देखा जाए तो आपने जीत हासिल नहीं की थी पहले। अब की बार इन दोनों सीटों पर आप अपनी पोजीशन क्या देखते हैं? अनुपम जी, बेशक हम ये दोनों सीटें जीत रहे हैं, हम 11 की 11 जीत रहे हैं। हमने आपसे पहले भी कहा कि जहां कोई कमी रह जाती है उसको हम देखते हैं, बैठकें करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों के घर जाते हैं, हम योजनाओं का जो लाभ ले चुके हैं उनसे ही मिलते हैं, उनके रिश्तेदार से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, आगे उनका कितना भला कर सकते हैं उसको भी आगे तक हम पहुंचाते। संगठन लगातार लोगों को, आपने देखा कि जो भी लाभार्थी थे उनके हम घर गए, हमने संगठन के तरीके से काम किया, जिनको योजनाओं के लाभ लेना था उनके भी घर गए। हमने देखिए बराबर काम किया है। जब हम बराबर काम करेंगे तो हम काम को लेके जाते हैं, हम जाति धर्म को लेके नहीं जाते। बाकी कहने के लिए बातें बहुत अच्छी हैं। रामपुर की सीट पर 9 बार से आजम खान जीतते रहे, इस बार उनकी पत्नी सियासी दंगल में है। जलालपुर पे 1996 में कमल खिला, उसके बाद आप जीते नहीं, तो किस आंकड़े के आधार पर आप अपने आप को मजबूत बता रहे हैं? देखिए, हमने काम किया अनुपम जी, फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, हमारी पार्टी ने वहां पे मेहनत करी है, सरकार ने योजनाओं का लाभ दिया। ठीक है, कहीं पे नहीं थे, एक जमाने में हम 2 पे भी हुआ करते थे जो हमारी हंसी उड़ाई जाती थी। अब 303 पे हम हैं, इस बात को जरा सोचिए आप कि उस आंकड़ों को भी हमने तोड़ा है। पहले 2 पे हमारी हंसी उड़ती थी, आज 303 पे हम पहुंचे हैं। जो बातें हमारी उपलब्धि है। साहब कह रहे हैं, अगर हम जलालपुर पर बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिख रही है, ऐसा माना जा सकता है? इन दोनों जगह क्या मुकाबला इतना आसान लगता है आपको?
देखिए, सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है रामपुर असेंबली का और जलालपुर का, जलालपुर में शेर बहादुर सिंह ही भारतीय जनता पार्टी से 96 में बीजेपी का खाता खोले थे, उनके बेटे डॉक्टर राजेश सिंह को कैंडिडेट बनाया गया है। और वहां आप पूरी जलालपुर की सियासत पर नजर डालें तो राकेश पांडे की फैमिली और शेर बहादुर सिंह की फैमिली के बीच में ही दल भले बदलते गए, बैनर बदलता गया, लेकिन लड़ाई नहीं दो खानदानों में होती रही। तो डॉक्टर राजेश सिंह शेर बहादुर सिंह के बेटे हैं जो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। और रही बात रामपुर की, रामपुर से आजम खान साहब 9 चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक तौर पर बहुत तगड़ी चुनौती पेश की यादव जी और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर तंजील फातिमा। यादव जी, एक चीज जो हम समझना चाहेंगे, आपने एक सीट का और बाई इलेक्शन का जिक्र किया था और इंदिरा गांधी जी का जिक्र किया था। रामपुर की सीट क्योंकि सबसे ज्यादा इन 11 सीटों में हॉट सीट बनी हुई है और ये राष्ट्रीय फलक पर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही है जब हम रामपुर का जिक्र करते हैं। और अगर ये सीट बीजेपी जीतती है तो भारत भूषण गुप्ता जो है उनका कद बड़ा हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या ये वाकई इतना आसान है, क्योंकि बीजेपी कैडर का मनोबल अगर ये जीत जाते हैं तो जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा। मैंने शुरुआत में मैडम कहा कि राजनीति संकेतों और संदेशों से चलती है और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। और लिटमस टेस्ट कहा, 2022 का लिटमस टेस्ट है ये 11 सीटों का। उत्तर प्रदेश के अलग अलग भूभाग से नतीजे आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसके मायने, इसके निहितार्थ बहुत जबरदस्त होंगे। और रही बात जैसे अखिलेश यादव का भी, और बहुत भावनात्मक चुनाव है रामपुर का। आजम खान साहब ने उस पूरे चुनाव को भावनात्मक करने की कोशिश की है, कई बार वोटिंग हो रही है और जो भी नतीजे आएंगे। ठीक सर, आपके पास आएंगे हमारे सहयोगी, जो हमारे रिपोर्टर्स जो हैं उनके पास भी बहुत अपडेट्स हैं, अपने दर्शकों को एक बार रूबरू कराते हैं। कुल मिलाकर राजीव, जब हम बात कर रहे हैं, एक जो है ईवीएम खराबी का जिक्र हुआ, लेकिन ये मान के चले कि कई किसी और जगह पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा होगा, लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे होंगे। यकीनन जीनत, इस वक्त मैं उसी मतदान केंद्र पर खड़ा हूं जहां के 178 नंबर पे आप देख सकते हैं जो अंत में बूथ नंबर था उस पर ईवीएम खराब हुई थी, जिसको करीब 15 से 20 मिनट के अंदर सही कर लिया गया है और अब वहां पर मतदान की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो मतदान केंद्र पर अन्य जो लोग हैं वो मतदाता लगातार पहुंच रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। ऐसे में लगातार हमारी नजर है जैतपुर में जिस तरह से चल रहा है, दान चल रहा है। और बता रहे थे, तस्वीर दिखा रहे थे, शबाब 8 बजने वाले हैं, जाहिर तौर पर 1 घंटा वोटिंग को शुरू हुए हो गया। क्या तस्वीर वहां की है वो दिखाइए आप, और बताइए कि कौन कौन से लोग वहां पर मतदान करने के लिए आने वाले हैं। और देखिए अनुपम, अभी लखनऊ वाले थोड़ी सी नवाबियत को रखते हैं, लिहाजा बहुत ज्यादा भीड़ जो है वो पोलिंग बूथ पर नहीं है। कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि जो पोलिंग बूथ हैं वो थोड़े से सुनसान हैं, अभी लोग यहाँ पर नहीं आ रहे हैं उतनी तेजी के साथ में। हालांकि बहुत सारा वीवीआईपी मूवमेंट है, चूंकि प्रत्याशी खुद वोट डालने आएंगे इसलिए वहां पर थोड़ी सी गहमा गहमी बढ़ जाती है। पुलिस वाले ही मौजूद हैं पोलिंग बूथ पर, गिने चुने लोग जो हैं वो वोट डालने आ रहे हैं। ये भी एक वो रहता है कि बहुत अर्ली मॉर्निंग है, छुट्टी का दिन रहता है, तो लोग थोड़ा सा जो है वो आराम तलबी होते हैं, थोड़ा सा सुकून से उठते हैं और उसके बाद वोट डालने आते हैं। लेकिन ये अपील लोगों से जरूर है, अपील हम कर रहे हैं कि थोड़ा सा जो है एक्टिव हो जाइए, क्योंकि बार बार फिर आप ही शिकायत करते हैं हमारे विधायक ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आपने वोट डाला है नहीं डाला, आपने चुना है नहीं, ये भी एक बुनियादी प्रश्न। और जाहिर तौर पर ये मौके बार बार नहीं आते, चाहे उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, चाहे हरियाणा में देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र में देख लीजिए, आप कहीं भी वोटर हैं तो अपने घरों से निकलिए, मतदान केंद्रों तक आइए और हर अपडेट न्यूज़ 18 एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते आपको दे रहा है। और आप जब मतदान करके आए तो जाहिर तौर पर स्याही लगी उंगली को दिखाइए, क्योंकि ये एक मैसेज है औरों के लिए भी कि अगर उन्होंने अपने वोट को कास्ट नहीं किया है तो वो अपने वोट को कास्ट करें। और आप न्यूज़ 18 के साथ लगातार बने रहिए, ये कवरेज हमारी जारी है। मैं और जीनत लगातार आपके साथ बने हुए हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।